हेलो एवरीवन। चलो इस वीडियो में अपन एक क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि इंडेक्स 115 का है और किससे रिलेट करता है, वेरिएबल कंसिडरेशन से रिलेट करता है। ठीक है, कंसेप्ट इसका बिल्कुल छोटा सा है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है इसमें, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, अपन आराम से कर लेंगे। वेरिएबल कंसिडरेशन क्या होता है? जो कंसिडरेशन किसी फ्यूचर इवेंट पे या फ्यूचर कंडीशन पे डिपेंड करता है, यानी हमें आगे जाकर के पता चलेगा कि वो वेरिएबल कंसिडरेशन अकर होगा या नहीं होगा। लेकिन आज की डेट पे एंटिटी कैसे उसको इंक्लूड करेगी अपने ट्रांजैक्शन प्राइस में? एंटिटी उसको तब इंक्लूड करेगी जब वो हाईली प्रोबेबल होगी। क्या होगी? हाईली प्रोबेबल होगी दैट सिग्निफिकेंट रिवर्सल विल नॉट अकर इन फ्यूचर। यानी एंटिटी को ये पता होगा कि हमारा इस अमाउंट का जो रिवर्सल है, यानी ये अमाउंट हमें वापस रिफंड नहीं करना पड़ेगा, ये अमाउंट हमारे पास रहेगा। उस अमाउंट से वो अपना वेरिएबल कंसिडरेशन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये बात अपने को अच्छे से पता है। वेरिएबल कंसिडरेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चन अपन ने यूट्यूब पे ऑलरेडी कर रखे हैं, सब कुछ अपने को पता है ये चीज़। ठीक है, दूसरी बात, एंटी क्या करती है? हर रिपोर्टिंग डेट पे क्या करती है? हर रिपोर्टिंग डेट पे री एस्टिमेट करती है। एक सेकेंड, सॉरी, क्या करती है? हर रिपोर्टिंग डेट पे री एस्टिमेट करती है। क्या री एस्टिमेट करती है? अपने अजम्पशंस को री एस्टिमेट करती है कि भाई क्या हमने जो पहले सोच रखा था, क्या वो अभी भी होल्ड गुड्स करता है? क्या वो अभी भी सेम चीज़ होल्ड करती है? क्या अभी भी हमें ऐसा लगता है कि इसका सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होगा? या फिर मान के चलो पहले अपन सोच रहे थे कि हमें 2 लाख का वेरिएबल कंसिडरेशन होगा, आज की डेट को हमें देखकर ऐसा लग रहा है 5 लाख का होगा साहब। अब 2 लाख का नहीं, 5 लाख तक का हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे? अपने एस्टिमेशन को रिवाइज कर देंगे, अपडेट कर देंगे, री एस्टिमेट कर देंगे। ठीक है, ये बात भी अपने को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन मान लो कि पहले हमने डिसाइड करा था कि हमको 2 लाख का वेरिएबल कंसिडरेशन होगा। ठीक है, अपन ने आज यानी इंसेप्शन पे, जब अपन क्वेश्चन की भाषा में हुए तो इंसेप्शन यानी स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगा कि हमें 2 लाख का वेरिएबल कंसिडरेशन होगा। 4 साल के बाद हमें ऐसा लगा कि नहीं, 2 लाख का नहीं, 3 लाख का होगा, 3 लाख का होगा। यानी अभी तक तो हम 2 लाख के हिसाब से वेरिएबल कंसिडरेशन को इंक्लूड कर रहे थे, तो अपन अब अपने को 3 लाख से करना है। तो हमें क्या करना है? हमें इंक्रीज़ करना है 1 लाख से। सिंपल, हमें इंक्रीज़ करना है 1 लाख से। ये जो इंक्रीज़ करा, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट। क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट क्या मतलब? कि हमें आज हमारी अपडेटेड अजम्पशन के हिसाब से, हमारी लेटेस्ट अजम्पशन के हिसाब से कितना वेरिएबल कंसिडरेशन रिकॉग्नाइज करना चाहिए? 3 लाख का करना चाहिए साहब। हमने आज तक कितने का रिकॉग्नाइज कर रखा है? 2 लाख का कर रखा है। तो क्यूमुलेटिव कैचअप का एडजस्टमेंट कितना होगा? 1 लाख का होगा। समझ में आ गई आपको बात? क्या होता है इसको? क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट बोलते हैं कि क्यूमुलेटिवली हमने आज देखा कि हमारा क्या रेवेन्यू एक्चुअल में आना चाहिए वेरिएबल कंसिडरेशन का। फिर क्यूमुलेटिवली हमने देखा कि हमने आज तक कितना रिकॉग्नाइज कर रखा है। अगर कम कर रखा है बढ़ा देंगे, ज़्यादा कर रखा है कम कर देंगे। क्या करा अपन ने? क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट करा। इसी पे हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस रखता है। क्या है क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट? वी नो दैट एंटिटी एस्टिमेट अमाउंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन एट ईच रिपोर्टिंग डेट। यानी एंटिटी हर रिपोर्टिंग डेट पे या हर बैलेंस शीट डेट पे चेक करती है कि हमारा वेरिएबल कंसिडरेशन कितना आएगा हमारे पास, कितना हमें रेवेन्यू होगा। इफ़ एनी न्यू एस्टिमेशन या अपडेशन इज फाउंड देन द अमाउंट विल बी एडजस्टेड बाय क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस। अमाउंट को अपने को क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करेंगे? टोटल रिवाइज्ड रेवेन्यू टू डेट, हमारे अब एग्जाम्पल के हिसाब से 3 लाख, माइनस टोटल प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड रेवेन्यू टू डेट, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 2 लाख। क्यूमुलेटिव एडजस्टमेंट कितने का हुआ? 1 लाख का। समझ में आ गई आपको बात? यानी हमें अपडेशन के हिसाब से अपडेट करना है हमारे एस्टिमेट्स को, और अपडेटेड वेरिएबल कंसिडरेशन हमें रिकॉग्नाइज करना है जब हमारा एस्टिमेशन अपडेट हो गया। सिंपल, अभी तक हम 2 लाख के हिसाब से कर रहे थे, अब 3 लाख हो गया तो हम क्या करेंगे? 1 लाख इंक्रीज कर देंगे। ये मैंने बहुत बेसिक सा आपको एग्जाम्पल बताया। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब इसमें एक इसकी डिटेल्ड एप्लीकेशन है। कैसे अपन अब क्वेश्चन से समझते हैं। चलो अपन अब क्वेश्चन करते हैं। चलो आ जाओ, ये आ गया अपना क्वेश्चन। दिखने में थोड़ा बड़ा है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दे रखा है, लेकिन उतना भी काम का नहीं है जितना इसमें दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो पैराग्राफ्स है ना, इसमें कुछ नहीं बता रखा है, सिर्फ इतना बता रखा है कि इन्होंने कैसे एस्टिमेट करा वेरिएबल कंसिडरेशन। चलो अपन स्टार्ट तो करते हैं। एन एंटिटी हैज़ अ फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। यानी जो फिक्स कंसिडरेशन है, ये तो फिक्स कंसिडरेशन की बात हो रही है, ये तो 1 मिलियन है, 10 लाख का है। ठीक है, टू डेवलप अ प्रोडक्ट दैट मीन्स स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। ठीक है, एक प्रोडक्ट डेवलप करना है, उसका फिक्स कंसिडरेशन हमारे पास 10 लाख का है। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट इज 9,50,000। 9,50,000 की हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट इसमें लगेगी। द एंटिटी विल ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट ओवर 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स में कंट्रोल ट्रांसफर होगा, बिल्कुल ठीक बात है, समझ में आ गई अपने को। एंड द एंटिटी यूजेस द कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड। अपन ने कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं यूट्यूब पे जिसमें इनपुट और आउटपुट मेथड में अपन ने रेवेन्यू को प्रोग्रेस परसेंटेज कैलकुलेट करी थी।
आउटपुट मेथड में क्या होता है, कितना हमें टोटल गुड्स देना है डिवाइडेड बाय कितना हमने आज तक दे दिया डिवाइड बाय कितना देना है इनटू 100। इनपुट या कॉस्ट मेथड में क्या होता है, कितनी कॉस्ट हमने आज तक इंकर कर ली डिवाइडेड बाय हमें टोटल कितनी कॉस्ट इंकर करनी है इनटू 100। सिंपल। तो ये क्या कर रहे हैं, इनपुट मेथड से मेजर कर रहे हैं। इनपुट मेथड मतलब ये चेक करेंगे कि हम आज तक कितनी कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर चुके हैं डिवाइडेड बाय हमें टोटल कितनी कॉस्ट रिकॉग्नाइज करनी है इनटू 100। इससे क्या पता चलता है, हमें प्रोग्रेस परसेंटेज पता चलती है। ठीक है, टू मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एन इंसेंटिव अवार्ड इज अवेलेबल। इंसेंटिव अवार्ड का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल कंसिडरेशन। वेरिएबल कंसिडरेशन है। इफ द प्रोडक्ट मीट्स द फॉलोइंग वेट क्राइटेरिया, ये इंसेंटिव अवार्ड हमारा वेरिएबल कंसिडरेशन है क्योंकि ये एक फ्यूचर सर्कमस्टांस पे डिपेंड करता है। क्या है फ्यूचर सर्कमस्टांस, ये अपन अब पढ़ेंगे क्या है। वेट 951 और ग्रेटर है अगर, तो परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड फी 0% मिलेगा, कोई अपने को वेरिएबल कंसिडरेशन नहीं मिलेगा। अगर वेट 701 से 950 के बीच में है तो हमें 10% ऑफ फिक्स्ड फी, यानी 10% ऑफ कितना, 10 हमारी फिक्स फी कितनी है 10 लाख की है, हमारी फिक्स फी 10 लाख की है, 10 लाख का 10% 1 लाख। ठीक है, अगर 700 से भी कम है तो हमें 25% का इंसेंटिव मिलेगा। 25% ऑफ 10 लाख कितना हुआ, 2,50,000 हुआ। ठीक है, यानी हमारे पास ये 3 क्राइटेरिया हैं कि भाई अगर ये हुआ तो इतना मिलेगा, ये हुआ तो इतना मिलेगा, अगर ये हुआ तो इतना मिलेगा। ये कब पता चलेगा, हमको आगे जाके पता चलेगा। ठीक है, अब अपन ये समझेंगे कि एंटिटी के एस्टिमेट कर रही है। अपन ने क्या पढ़ा था कि वेरिएबल कंसिडरेशन एंटिटी अपने एस्टिमेशंस के हिसाब से रिकॉग्नाइज करती है कि वो हाईली प्रोबेबल होती है जब उसका सिग्निफिकेंट रिवर्सल नहीं होगा। तो अब एंटिटी क्या महसूस कर रही है, ये अपन पढ़ते हैं। The entity has extensive experience creating products that meet the specified performance criteria. यानी एंटिटी को एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड का। बेस्ड ऑन इट्स एक्सपीरियंस द एंटिटी हैज आइडेंटिफाइड 5 इंजीनियरिंग ऑल्टरनेटिव्स दैट विल अचीव 10% इंसेंटिव एंड 2 दैट विल अचीव 25% इंसेंटिव। ठीक है, एंटिटी ने आइडेंटिफाई करा कि 5 ऑल्टरनेटिव्स ऐसे हैं जो 10% इंसेंटिव देंगे और 2 ऑल्टरनेटिव ऐसे हैं जो 25% इंसेंटिव देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन दिस केस एंटिटी डिटरमाइन दैट इट हैज़ 95% कॉन्फिडेंस दैट इट विल अचीव 10% इंसेंटिव एंड 20% कॉन्फिडेंस दैट इट विल अचीव 25% इंसेंटिव। यानी एंटिटी को 95% कॉन्फिडेंस है, एंटिटी को 95% कॉन्फिडेंस है कि उसको इतना इंसेंटिव मिलेगा, और एंटिटी को 20% कॉन्फिडेंस है, 20% कॉन्फिडेंस है कि उसको इतना इंसेंटिव मिलेगा। यही तो लिखा है, एंटिटी हैज़ 95% कॉन्फिडेंस दैट इट विल अचीव द 10% इंसेंटिव। ये वाला 10% इंसेंटिव देखो, ये 10% इंसेंटिव, और एंटिटी को 20% कॉन्फिडेंस है कि वो ये 25% वाला इंसेंटिव लेगी। यानी एंटिटी को 95% लग रहा है कि उसे 1 लाख का इंसेंटिव मिलेगा, 1 लाख का वेरिएबल कंसिडरेशन मिलेगा, और 20% उसको ऐसा लग रहा है कि उसे 2,50,000 का कंसिडरेशन मिलेगा। ठीक है, ये अपना ये पैराग्राफ अपन ने समझ लिया। ठीक है, अगला पैराग्राफ क्या कहता है, बेस्ड ऑन इट्स एनालिसिस द एंटिटी बिलीव्स दैट 10% टू बी द मोस्ट लाइकली अमाउंट। 10% टू बी द मोस्ट लाइकली अमाउंट कैसे, ये देखो ये 95% है। अपन ने वेरिएबल कंसिडरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करें, कैसे एस्टिमेट करते हैं वेरिएबल कंसिडरेशन, 2 तरह से करते हैं। एक होता है मोस्ट लाइकली मेथड, एक होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। तो एंटिटी इसमें मोस्ट लाइकली मेथड फॉलो कर रही है। मोस्ट लाइकली मेथड में अपन क्या करते हैं, 2 ऑल्टरनेटिव में से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट लाइकली होता है, जो लाइकली होता है, उसको अपन एज अ वेरिएबल कंसिडरेशन रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इन दोनों में से कौन सा मोस्ट लाइकली है, ये वाला मोस्ट लाइकली है साहब। क्यों, क्योंकि 95% है। ठीक है, when estimating the transaction price, therefore the entity includes only the 10% award in the transaction price when calculating revenue, because the entity has concluded that it is probable significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur when the uncertainty associated with the variable consideration is subsequently resolved due to its 95% confidence in achieving the 10% award। कुछ भी नहीं है इन दोनों पैराग्राफ में, इन पैराग्राफ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि एंटिटी ने मोस्ट लाइकली मेथड से ये वाला वेरिएबल कंसिडरेशन चूज़ करा, और एंटिटी को ऐसा लगता है कि इसका सिग्निफिकेंट रिवर्सल आगे जाके नहीं होगा। यानी यहाँ तक की पैराग्राफ में सिर्फ इतनी बात लिखी हुई है कि एंटिटी को आज प्रेजेंट में ऐसा लगता है कि उसे 1 लाख रुपीज़ का वेरिएबल कंसिडरेशन होगा। ठीक है, यानी एंटिटी आज के हिसाब से वेरिएबल कंसिडरेशन में ₹1 लाख इंक्लूड कर लेगी। बिल्कुल ठीक बात है, हमारा आज का लेटेस्ट एस्टीमेट यही कहता है। आगे की आगे देखेंगे क्या होता है, अगर आगे चेंज हुआ तो अपन क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। The entity reassess its production status quarterly to determine whether it is on the track to meet the criteria for its incentive award। एंटिटी चेक करती रहती है कि भैया अपन लाइन पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर 4th ईयर के एंड में इट बिकेम्स अपेरेंट दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट विल फुल्ली अचीव द वेट बेस्ड क्राइटेरियन। Therefore, the entity revises its estimate of variable consideration to include entire 25% incentive in the year 4 because at this point it is probable that the significant reversal in the amount of revenue। क्या लिखा है इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है साहब कि 4th ईयर के एंड में, कब 4th ईयर के एंड में
एंटिटी ने अपना एस्टीमेट री एस्टीमेट करा, अपडेट करा, और उसको अब ऐसा लग रहा है कि उसे 1 लाख का नहीं, पूरा का पूरा 2.5 लाख का इंसेंटिव मिल जाएगा। यानी 4th ईयर के एंड तक एंटिटी को क्या लग रहा था कि उसे 1 लाख का इंसेंटिव मिलेगा। क्यों लग रहा था? क्योंकि उसने मोस्ट लाइकली मेथड अप्लाई करा था। लेकिन जब 4th ईयर एंड आया तो 4th ईयर एंड पे जब एंटिटी ने अपने अपडेट्स को देखा, अपने एस्टीमेट्स को देखा, तो उसने फील करा कि नहीं 1 लाख नहीं, अब तो हमें पूरा का पूरा 2,50,000 का ही होगा। यानी 4th ईयर के एंड में अपने को क्या करना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक तो हम कुछ और रिकॉग्नाइज कर रहे थे, अब हमें कुछ और रिकॉग्नाइज करना है, तो हम क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट करेंगे। सिंपल सी बात, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात। चलो, तो मैंने क्या बोला था आपको कि इन पैराग्राफ्स में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये सब अपने को पता है। यहाँ ये 2 पैराग्राफ में तो इतना लिखा है कि एंटिटी ने 1 लाख का अब करा वेरिएबल कंसिडरेशन चूज, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि अब री एस्टिमेट करके वो 2,50,000 कर रही है। बस इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इन्होंने लिखा हुआ है, इससे ही क्वेश्चन बड़ा हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब अपन नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा है। इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन वेरिएबल कंसिडरेशन व्हेन कॉस्ट इंकर्ड इज एज फॉलोज। ऊपर अपन ने पढ़ा था कि ये इनपुट मेथड अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? इनपुट मेथड अप्लाई करते हैं। इनपुट मेथड का मतलब हम कैसे निकालेंगे? प्रोग्रेस परसेंट टोटल कॉस्ट जो अब तक हो चुकी, यानी अंटिल डेट हो चुकी, डिवाइडेड बाय कितनी कॉस्ट पूरी होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड टोटल कॉस्ट कितनी है, इनटू 100। कैसे निकली है प्रोग्रेस परसेंट? ऐसे निकलेगी। यानी हमारी टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितनी हो गई? टोटल कॉस्ट हमारी कितनी हो गई? 50,000 प्लस 1,75,000 प्लस 4 लाख प्लस 2,75,000 प्लस 50,000, 9,50,000 की हमारी टोटल कॉस्ट है। 9,50,000 की हमारी टोटल, यानी अपन जब अगर प्रोग्रेस परसेंटेज निकालेंगे फॉर एग्जांपल ईयर 1 में, तो कैसे निकालेंगे? 50,000 डिवाइडेड बाय 9,50,000 इंटू 100, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, चलो अब अपन बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे हमारे। ये आ गया अपना सॉल्यूशन। इन करंट केस फिक्स कंसीडरेशन कितना है? 10 लाख का है। ठीक है, अपने को पता ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। वेरिएबल कंसीडरेशन कितना है? इनिशियल एस्टीमेट 1 लाख का लगाया था एंटिटी ने, लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर 4 उन्होंने री एस्टीमेट करा, अपडेट करा हमारा अपना एस्टीमेट, और 2,50,000 का वेरिएबल कंसीडरेशन उन्होंने डिसाइड करा। पढ़ा था ना ये तो अपन ने कि एट द एंड ऑफ ईयर 4 उन्होंने री एस्टीमेट करा अपडेशन के हिसाब से, और वो सोच रहे कि उनको पूरा का पूरा 2.5 लाख का मिल जाएगा। ये देखो मैं आपको लाइन भी दिखा देता हूँ एक बार कि क्यों लिखा है मैंने। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द एंटिटी रीअसेसेस इट बिकम्स अपेरेंट कि अब उसको पूरा का पूरा 25% मिल जाएगा। यहाँ से मैंने उठाया ये। ठीक है, चलो फिर क्या लिखा हुआ है। अब अपने को बेसिकली कैलकुलेशंस करनी है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मेथड कैसे करा है इंस्टीट्यूट ने, इसका सोल्यूशन कैसे करा, और अपन नॉर्मल कैसे कर सकते हैं, और अपन नॉर्मल वाला क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, देखो अब इसमें इनपुट, जब अपन इनपुट मेथड यूज़ करते हैं तो अपन क्या करते हैं, चलो अपन यहाँ से ऐसे समझते हैं कि अपन इनपुट मेथड में क्या करते हैं। मान लो ईयर 1 है, ईयर 1 5 साल का ईयर 1। ठीक है, ईयर 1 5 साल का है ना भाई। देखो ये 5 साल का क्यों है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि 5 साल का। ये देखो ये वाला 5 साल का है, ये रहा 5 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। तो मान लो कि जब अपन ईयर 1 की कैलकुलेशन करेंगे, अपन कैसे निकालेंगे परसेंटेज? ये देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है, अपन ने इस मेथड से सॉल्व नहीं करा, क्यों नहीं करा बताऊंगा। ये देखो कैलकुलेशन ऑफ प्रोग्रेस परसेंटेज, फर्स्ट ईयर में कितनी कॉस्ट इंकर हुई? 50,000 की इंकर हुई, डिवाइडेड बाय टोटल 9,50,000, कितना आया? 5.26% का इनका प्रोग्रेस परसेंटेज आया। ठीक है, ईयर 2 में प्रोग्रेस परसेंटेज कितना हुआ? 2,25,000। ये 2,25,000 कैसे आया? 2,25,000 आया। चलो 2,25,000 कैसे आया? हमारी फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की कॉस्ट, यानी 50,000 प्लस 1,75,000, कितना आया? 2,25,000। 2,25,000 डिवाइडेड बाय 9,50,000 कितना हुआ? 2,368,421। तो आइडियली अपन क्या करते हैं, अपन आइडियली जब प्रोग्रेस परसेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं भाई, आज तक अपने को कितनी कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर लेनी चाहिए थी? आज तक अपने को रिकॉग्नाइज कर लेनी चाहिए थी 2,368,422, 23.68% इसका वो है। चलो ठीक है, 23.68% क्या आ गई? इसकी प्रोग्रेस परसेंटेज आ गई। यानी हमें अगर अपन नॉर्मल मेथड से सॉल्व करें इसको, अगर अपन इस क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से सॉल्व करें तो हमारी यहाँ पर प्रोग्रेस परसेंटेज आई 23.68%। फिर आएगी थर्ड ईयर में, और थर्ड ईयर की कॉस्ट भी इसमें ऐड हो गई, यानी 50,000 प्लस सेकेंड ईयर की कॉस्ट कितनी है? 1,75,000 और थर्ड ईयर की 4 लाख। चलो एक बार अपन करते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकेंड ईयर की कितनी है? 1,75,000, थर्ड ईयर की कितनी है? 4 लाख। कितना हुआ टोटल? 50,000 प्लस 1,75,000 प्लस 4 लाख, 6,25,000 डिवाइड बाय 9,50,000, परसेंटेज 65.78। ये देखो 65.79 आ गया। ऐसे ये वाला, ऐसे यहाँ पे 100% हो गया, देखो टोटल जा करके। लेकिन अगर अपन ये मेथड अप्लाई करेंगे, इफ़ वी विल अप्लाई दिस नॉर्मल मेथड देन कैलकुलेशंस एंड टेबल विल बिकम बल्की एंड टाइमली, दस हियर वी विल अप्लाई डायरेक्ट रेशियो ऑफ कॉस्ट टू द ट्रांजेक्शन प्राइस टू रिड्यूस कैलकुलेशन।
यानी अपन अगर नॉर्मल मेथड से करते तो अपन क्या करते, पहले अपन सारे के सारे कॉस्ट ऑफ करंट ईयर निकालते, यानी अपन निकालते कि भाई टोटल कॉस्ट ईयर 1 में इतनी होनी चाहिए थी, ये चलो ईयर 1 की तो आ जाएगी। सेकंड ईयर में टोटल परसेंटेज के बेसिस पे इतनी आनी चाहिए थी, फर्स्ट ईयर में अपन इतनी कर चुके हैं तो सेकंड ईयर की इतनी आई। फिर अपन थर्ड ईयर का निकालेंगे, फिर अपन फोर्थ ईयर का निकालेंगे, फिर अपन फिफ्थ ईयर का निकालेंगे। सेम अपन रेवेन्यू में करेंगे परसेंटेज बेसिस पे कि फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू इतना आना चाहिए था, सेकंड का टोटल इतना होना चाहिए, उसमें से अपन फर्स्ट ईयर में इतना कर चुके तो सेकंड ईयर का इतना, थर्ड ईयर में क्या टोटल इतना आना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड मिला के इतना कर चुके, थर्ड ईयर में फाइनली इतना। तो क्या कैलकुलेशंस बहुत बल्कि हो जाएंगी, तो अपन इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट रेशियो अप्लाई करेंगे। कैसे रेशियो अप्लाई करेंगे, इंस्टीट्यूट ने कौन सा मेथड करा रेशियो का वो मैं आपको बताऊंगा, नीचे मैंने सोल्यूशन वो भी कर रखा है आपको समझाने के लिए, इंस्टीट्यूट वाला सोल्यूशन मैंने कर रखा है। दोनों मेथड बिल्कुल सेम है, मैंने करके देखा था, कैलकुलेशन दोनों में सेम आएंगी, पर अपन अब ईजी वाला मेथड उठाएंगे जिससे अपने को एग्जाम में ज़्यादा इसमें टाइम ना लगे, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशंस बल्कि ना हो, अगर ये सेम क्वेश्चन अगर उठ करके या सिमिलर फिगर्स उठ करके ये क्वेश्चन इस तरह का आता है। चलो अपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन अपना सोल्यूशन। ये आ गया अपना सोल्यूशन, बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल अपन धीरे धीरे समझेंगे हर चीज़ को, ठीक है। देखो ये तो अपने को समझ आ गया, 5 साल का है, अपन ने 5 साल लिख दिए, एक ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ठीक है। फिक्स कंसीडरेशन हमारा कितने का था साहब, 10 लाख का था, ध्यान है फिगर, या दिखा दूँ एक बार, दिखा देता हूँ, चलो दिखा देता हूँ, मेरे को भी कंफर्म हो जाएगा, मैं भी तो स्टूडेंट ही हूँ। कहाँ है 10 लाख का, मिल नहीं रहा भाई, ये रहा, मिल गया, ये रहा 1 मिलियन मतलब 10 लाख, हाँ। तो अपना फिक्स कंसीडरेशन कितने का हुआ, यानी हमें क्या करना है, फिक्स कंसीडरेशन को ईयर वाइज देखना है कि हमें फिक्स कंसीडरेशन कितना मिलेगा, और किस पे अपन मेथड किस पे अपन फॉलो कर रहे हैं, इनपुट मेथड मतलब कि कितनी कॉस्ट इंकर हो गई आज तक, कितनी होनी चाहिए टोटल इंटू 100, उससे अपन प्रोग्रेस परसेंटेज निकालते हैं। यानी बेसिकली इनपुट मेथड में अपन इनपुट्स के हिसाब से, कॉस्ट इंकर्ड के हिसाब से प्रोग्रेस परसेंटेज देखते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, यानी ईयर 1 में हम अब अपन देखो, सबसे पहले यहाँ पे फिक्स की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे वेरिएबल की बात नहीं कर रहे, वेरिएबल को भूल जाओ अभी, अपन अभी फिक्स कंसीडरेशन 10 लाख की बात करें कि हर ईयर में फिक्स कंसीडरेशन कितना हमें मिलेगा, कितना मिलेगा देखते हैं। टोटल 10 लाख, फर्स्ट ईयर में कितनी कॉस्ट इंकर हुई 50,000 की, डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट कितनी है 9,50,000 की, यानी फर्स्ट ईयर में आउट ऑफ 50,000 9,50,000 आउट ऑफ 9,50,000 50,000 की कॉस्ट इंकर हुई, ठीक है। तो इसका अपन ने रेशियो कर दिया 10 लाख इंटू 50,000 में 9,50,000, इतने का हमें फिक्स्ड रेवेन्यू फर्स्ट ईयर में हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सेकंड ईयर में कितना होना चाहिए, 10 लाख इंटू सेकंड ईयर की कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, यानी सेकंड ईयर का फिक्स कंसीडरेशन का पार्ट कितना हो गया 1,84,000 बेसिक मैथमेटिक्स। इसकी जगह अपन क्या करते हैं, अगर अपन अपना बल्कि वाला करते तो कि भाई टोटल ईयर 2 में कितना होता माइनस 52,632, तो यानी ईयर 2 का स्पेसिफिक कितना होना चाहिए। अगर मैं आपको एक बार कैलकुलेशन करके दिखाऊँ तो उसमें क्या होगा, देखो उसमें क्या होगा, अपन सेकंड ईयर का देखें, सेकंड ईयर में कॉस्ट की परसेंटेज कितनी आएगी, एक बार इसको मिटा करके अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, मिटता ही नहीं, मिट जा भाई, हाँ मिटा। देखो अगर अपन सेकंड ईयर में अगर अपन निकालें कि हमारी सेकंड ईयर का जो प्रोग्रेस परसेंटेज है वो कितना है, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई 50,000 प्लस 1,75,000, 2,25,000 डिवाइडेड बाय 9,50,000 इंटू 100, कितनी है प्रोग्रेस परसेंटेज, डिवाइड बाय 9,50,000 इंटू 100, हमारी आई 23.68, यानी हमें कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए 10 लाख का 23.68%। अगर अपन नॉर्मल मेथड से करें तो यानी 236800, कितना हम रिकॉग्नाइज कर चुके फर्स्ट ईयर में 52,632 कर चुके साहब, 52,632 कर चुके, ठीक है। माइनस कर लेते हैं, माइनस 52,632 कितना आया 184,168, ये देखो ये आ गया। थोड़ा बहुत बार डेसिमल्स का फर्क है क्योंकि अपन यहाँ पे रेशियो कर रहे हैं तो बस थोड़ा सा फर्क आएगा उसका। देखो यहाँ पे 184,211 आ रहा है, अपना आया 184,168, कितना आया फर्क 184,211, ज़्यादा कोई फर्क नहीं आया, 43 रुपीज़ का फर्क आया बस। अब अगर अपन थर्ड ईयर में करते तो अपन क्या करते भाई, थर्ड ईयर का प्रोग्रेस परसेंटेज निकालो, माइनस फर्स्ट ईयर में कितनी ऑलरेडी कर चुके, सेकंड ईयर में ऑलरेडी कितनी कर चुके, फिर आएगा थर्ड ईयर का फिगर। उसकी जगह अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट रेशियो अप्लाई कर रहे हैं कि भाई 10 लाख का सेकंड ईयर का कितना रेवेन्यू होगा, 10 लाख का थर्ड ईयर का कितना रेवेन्यू होगा, 10 लाख का फोर्थ ईयर का कितना रेवेन्यू होगा, 10 लाख का फिफ्थ ईयर का कितना रेवेन्यू होगा। सिंपल, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मैथ समझ में आ रही होगी। सिंपल रेशियो मेथड जो अपन हमेशा से करते आ रहे हैं हमारे स्कूल के बचपन के टाइम से, और काफ़ी सारे हमारे एएफएम और एफआर के क्वेश्चन में वही करा है, मैंने कुछ भी नहीं करा है कि 10 लाख में से कॉस्ट के बेसिस पे अपन बांट रहे हैं। कॉस्ट के बेसिस में अपन क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि इसमें इनपुट मेथड एंटिटी फॉलो कर रही है। बेसिक क्वेश्चन में दे रखा है स्पेसिफिकली कि इनपुट मेथड फॉलो हो रहा है, इसलिए अपन इसको कॉस्ट के रेशियो में बांट रहे हैं हमारे फिक्स कंसीडरेशन को, ठीक है। तो फिक्स कंसीडरेशन को अपन ने बांट दिया, फर्स्ट ईयर का इतना हुआ, सेकंड ईयर का इतना हुआ, थर्ड ईयर का इतना हुआ, फोर्थ ईयर का इतना, फिफ्थ ईयर का इतना।
बिल्कुल भी एग्जाम में गलती मत करना, यहाँ पे क्यूमुलेटिव कॉस्ट मत ले लेना। अपन ईयर वाइज देख रहे हैं, रेशियो देख रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ उनकी ईयर की कॉस्ट आएगी। देखो 50,000, 1,75,000, 4,00,000, 2,75,000, ये देखो ईयर वाइज वाली कॉस्ट ली मैंने। ये एग्जाम में गलती हो सकती है इसलिए बता रहा हूँ। देखो 50,000, 1,75,000, 4,00,000, 2,75,000। क्यूमुलेटिव मत लेना, क्यूमुलेटिव मत लेना। अपन हमारे नॉर्मल मेथड से यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करते, नॉर्मल मेथड से हमारी कैलकुलेशन लंबी होगी, इसलिए अपन डायरेक्ट रेशियो अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम पे। मैं जितना आपको बार बार बता पाऊँ उस क्वेश्चन में मैं उतना बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव कॉस्ट मत ले लेना एग्जाम में, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये फिक्स कंसिडरेशन का अमाउंट अपन ने निकाल लिया। ठीक है, अब आ जाओ अपने वेरिएबल कंसिडरेशन पे। भाई चौथे साल तक तो हमारा वेरिएबल कंसिडरेशन 1,00,000 ही था ना। फोर्थ ईयर के एंड पे हमें पता चला, फोर्थ ईयर के एंड में हमें पता चला कि 1,00,000 की जगह 2,50,000 हो रहा है हमारा पूरा का पूरा कंसिडरेशन। इसी पे तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है कि भाई हमने री एस्टिमेट करा था, अभी तक तो हम 1,00,000 का समझ के चल रहे थे। री एस्टिमेट के बाद हमें एंटिटी को अपेरेंट हुआ, याद है क्वेश्चन का वर्ड आया था अपेरेंट, कि भाई 2,50,000 होगा। तो यहाँ पर इन 3 साल में तो 1,00,000 का वेरिएबल कंसिडरेशन ही रहेगा। यहाँ से चेंज होगा वेरिएबल कंसिडरेशन तो फोर्थ ईयर से जब उसका री एस्टिमेट हुआ, प्लस फोर्थ ईयर के एंड में हमारा री एस्टिमेट हुआ। तो ये डाउट मत पूछना कि फोर्थ ईयर के हर पूरे साल में तो जो फोर्थ ईयर का पूरा ड्यूरिंग द ईयर था उसमें तो एस्टिमेशन 1,00,000 का ही था, तो हमें 1,00,000 के लिए चाहिए। नहीं, अपन लास्ट में एस्टिमेट करते हैं कि हमारा आज का बेसिक एस्टिमेट अपडेशन क्या कह रहा है। हमारा लास्ट का एस्टिमेट, हमारा बेसिक अपडेशन एट द ईयर एंड या एट द पीरियड एंड कह रहा है कि भाई 2,50,000 का हमारा आज का बनता है। अपन 2,50,000 पे लेटेस्ट एस्टिमेट के बेसिस पे अपन रिकॉर्ड करेंगे। फिर एडजस्टमेंट करते हो रहे क्यूमुलेटिव कैचअप का। यही तो अपने को इस क्वेश्चन में समझना है, ये रहा, यही तो अपने को इस क्वेश्चन में समझना है क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट क्या है। ठीक है, चलो बेसिकली अपन ने यहाँ पे अभी तक क्या करा, फिक्स कंसिडरेशन को अपन ने कॉस्ट के बेसिस पे बांट दिया। ठीक है, ये वाली रो अपनी पूरी हो गई। अब अपन चलते हैं वेरिएबल कंसिडरेशन में, वही करेंगे, सेम करेंगे जैसे फिक्स कंसिडरेशन को कॉस्ट में बांटा, वेरिएबल कंसिडरेशन को कॉस्ट में बांट देते हैं। ठीक है, चलो कर देते हैं, वही देखो 1,50,000 बाय 9,50,000, 1,00,000 1,75,000 बाय 9,50,000, 1,00,000 4,00,000 बाय 9,00,000, सिंपल। यहाँ पे हमारा एस्टिमेट चेंज हो गया तो 2,50,000 इंटू 2,75,000 बाय 9,50,000, ये तो सब सेम ही रहेगा। 2,50,000 डिवाइड बाई 50 बाय 9,50,000, सिंपल। यानी आइडियली हमारे वेरिएबल कंसिडरेशन अपन ने कॉस्ट के बेसिस पे इस तरह से रिकॉग्नाइज कर लिए साहब। अब आता है अपना क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट। क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट में अपन ने क्या समझा था, चलो अपन एक बार पढ़ते हैं अपन ने क्या समझा था, फिर अपन चलते हैं उसमें कि उसमें कैलकुलेशन कैसे हुई। टोटल रिवाइज्ड रेवेन्यू टू डेट, टोटल रिवाइज्ड रेवेन्यू माइनस टोटल प्रीवियसली रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, यानी अपना एडजस्टमेंट आज की डेट में कितना होना चाहिए। बेसिकली क्या कर रहे हैं कि भाई टोटल हमको आज तक हमें न्यू एस्टिमेट के हिसाब से, अपडेटेड एस्टिमेट के हिसाब से इतना रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था साहब, लेकिन हमने आज तक हमारे ओल्ड एस्टिमेट के हिसाब से इतना रिकॉग्नाइज कर रखा है। तो मैं कितना बढ़ाऊँ या कितना कम कर दूँ, ये मुझे आप बता दो। मुझे बता दो क्यूमुलेटिवली मैं कितना एडजस्ट करूँ, मुझे बता दो मैं क्यूमुलेटिवली कितना एडजस्ट करूँ, क्या मैं बढ़ाऊँ या मैं कम करूँ। ये अपन को इसमें कैलकुलेशन अब करनी है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। चलो अपन अब कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन। बस यही इस क्वेश्चन का वो है, इसका एसेंस, मतलब इसका जो मेन पार्ट है इसका यही है। ये आ गया अपना क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट। अपडेटेड वेरिएबल कंसिडरेशन का है 2,50,000 का हिसाब। क्या हुई थी, एंटिटी अपेरेंट हुई थी, वर्ड आया था, याद है क्वेश्चन का वर्ड, दिखाऊंगे एक बार वापस, अभी तक तो याद होगा यार, चलो एक बार फिर भी देख लेते हैं। अब वही देख लेते हैं, ये करा, ये देखो ये अपेरेंट हुई थी और यहाँ पे इन्होंने अपडेट करा था एंटायर 2,50,000। यहाँ तक तो ये क्या समझ रहे थे, ये सेकंड पैराग्राफ तक तो ये समझ रहे थे कि हमारा 1,00,000 का वेरिएबल कंसिडरेशन होगा, लेकिन यहाँ पे ये कब हुए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा एट द एंड ऑफ ईयर 4, ये देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ ईयर 4, ये देख लो एट द एंड ऑफ ईयर 4, ये रहा। ठीक है, तो फोर्थ ईयर में अपने को पूरा का पूरा एडजस्टमेंट करना है। कैसे करेंगे, चलो अपन समझ लेते हैं। अब अपन आ जाते हैं हमारे वर्किंग नोट पे। ठीक है, अपडेटेड वेरिएबल कंसिडरेशन कितना है, 2,50,000 का है, लेकिन फोर्थ ईयर के एंड तक कितना हमें रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था वेरिएबल कंसिडरेशन, कितना कर लेना चाहिए था, 94.73%। कैसे आया, अपन इसमें फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, इनपुट मेथड फॉलो कर रहे हैं। इनपुट मेथड क्या कहता है कि टोटल कॉस्ट रिकॉग्नाइज टिल डेट, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी रिकॉग्नाइज इनटू 100। तो 4 साल में कितनी टोटल कॉस्ट रिकॉग्नाइज हो गई, 50,000, 1,75,000, 4,00,000 और 2,75,000, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100 क्या गई, 94.736% आ गई। ये क्या गई, ये हमारी प्रोग्रेस परसेंटेज आ गई। समझ में आ गई बात, प्रोग्रेस परसेंटेज कितनी है, 94.76, यानी 2,50,000 फोर्थ ईयर के एंड तक टोटल वेरिएबल कंसिडरेशन कितना रिकॉग्नाइज होना चाहिए था अपडेटेड एस्टिमेट्स के हिसाब से, 2,50,000 का 94.736%। यहाँ पे 1,00,000 नहीं आएगा, 1,00,000 तो पुराना वाला एस्टिमेट है, अब अपन इसको री एस्टिमेट कर रहे हैं, अपन इसको क्यूमुलेटिवली एडजस्ट कर रहे हैं। तो अपडेटेड एस्टिमेट के हिसाब से कितना हो जाना चाहिए था आज तक,
क्यूमुलेटिवली कैचअप का मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली अपन इसको चेंज कर रहे हैं, क्यूमुलेटिवली इसको चेंज कर रहे हैं, क्यूमुलेटिवली एडजस्ट कर रहे हैं। कितना हो जाना चाहिए था? 2,36,840 का भाई रेवेन्यू आपको वेरिएबल कंसिडरेशन आपको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था टोटल। लेकिन हमने टोटल रिकॉग्नाइज कर कितना लिया? ये इतना कर लिया साहब। देखो ये अभी तो निकाला था अपन ने, 5,5263 प्लस 18421 प्लस 42105 प्लस 72368। कितना हो गया टोटल रिकॉग्नाइज हमारा? यानी टोटल हमें कितना रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था, वो तो अपन ने निकाल लिया फिगर कि एज पर अपडेटेड एस्टिमेट हमें 236,840 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था एज पर इनपुट मेथड कैसे? प्रोग्रेस परसेंटेज के हिसाब से। प्रोग्रेस परसेंटेज कैसे आती है? टोटल कॉस्ट इंकर्ड अप टू डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी इंकर्ड इनटू 100। सिंपल। इसकी एक वीडियो भी अपन कर चुके हैं पहले, जिसमें अपन ने एलिवेटर और एयर कंडीशनर की प्राइस करी थी, उसका क्वेश्चन करा था अपने को, याद होगा? बिल्कुल ठीक है, याद होगा, बिल्कुल ठीक है। तो हमारी प्रोग्रेस परसेंटेज कितनी आई? 94.736 की हमारी प्रोग्रेस परसेंटेज आई। यानी प्रोग्रेस परसेंटेज के हिसाब से टिल ईयर एंड 4 टोटल हमारा वेरिएबल कंसिडरेशन 236,840 आ जाना चाहिए एज पर अपडेटेड एस्टिमेट, एज पर 2,50,000 का अपडेटेड एस्टिमेट के हिसाब से। ठीक है, ये कैलकुलेशन अपन क्यों कर रहे हैं? ये कैलकुलेशन अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एंटिटी को 4th ईयर एंड तक लगता था कि 1 लाख का हमारा रेवेन्यू होगा। जब उसने री एस्टिमेट करे अपने फिगर्स, उसने अपडेटेड एस्टिमेट देखे, उसने देखा कि भाई 2,50,000 का हो रहा है अब तो इसको क्यूमुलेटिवली एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए अपन ये वाला वर्किंग नोट कर रहे हैं, इसलिए अपन ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, यानी टिल ईयर एंड 4 उसको 236,840 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था, बिल्कुल कर लेना चाहिए था। कितना कर लिया? इतना कर लिया ऑलरेडी। कितना कर लिया साहब? एक मिनट, हाँ कितना कर लिया? टोटल रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कांगे टेबल, हाँ ये रही। कितना कर लिया? 5263 प्लस ये वाले फिगर देख रहा हूँ मैं, देखो ये वेरिएबल कंसिडरेशन वाले, ऊपर फिक्स की तो बात हो चुकी खत्म। 5263 प्लस 18,421 प्लस 42105 प्लस 72368 टोटल कितना हुआ? 138,157 अपन ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके। ये आ गया 138,157 अपन ऑलरेडी वेरिएबल कंसिडरेशन रिकॉग्नाइज कर चुके। यानी कितना बढ़ाना है? 98683 का कंसिडरेशन हमें बढ़ाना है। माइनस कर देंगे अपन, माइनस क्या था अमाउंट? कितना? 236,840 कितना आया? 98683 का हमें क्या करना है? क्यूमुलेटिवली एडजस्ट करना है। अब इसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे भाई, ये भी डाउट आ सकता है। देखो हमें रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए था 236,840 का, हमने अभी तक रिकॉग्नाइज कर रखा है 138,157 का, हमें ज़्यादा करना चाहिए था, हमने कम करा हुआ है। यानी हम क्या करेंगे? इंक्रीज़ करेंगे। चलो ठीक है, इंक्रीज़ कर देते हैं। ये कर दिया मैंने इंक्रीज़, ये देखो मैंने ऐड कर दिया, बढ़ा दिया, वर्किंग नोट में दिखा दिया। ये सिर्फ कहाँ बढ़ेगा? ये कहाँ बढ़ेगा? सिर्फ ईयर 4 के एंड में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा एस्टिमेट ईयर 4 के एंड में ही तो हुआ ना चेंज। तो ईयर 4 के एंड में ही तो अपन जो अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, तो उसमें जो अपन अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे पीएनएल में, तो अपन क्या करेंगे? उसमें तो क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट करेंगे। तो अपन ने ईयर 4 में ये अलग से एक अमाउंट यहाँ पे ऐड कर दिया, किसका? क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट का। बाकी में कुछ ऐड होगा नहीं, बाकी का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, अगर ईयर 3 के एंड में एस्टिमेट चेंज हुआ होता तो अपन यहाँ पर ये फिगर ऐड करते हैं, यहाँ पर कुछ फिगर ऐड होता। ठीक है, अगर ईयर 5 के एंड में होता तो यहाँ पर ये फिगर ऐड होता। सिंपल। ईयर 4 के एंड में हुआ इसलिए यहाँ पर ये फिगर ऐड हुआ। सिंपल बात हो गई। ठीक है, सिंपल बात हो गई। तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? हमारा टोटल रेवेन्यू आ गया फिक्स प्लस वेरिएबल 52,632 प्लस 5263 कितना आ गया? 57,895। ये आ गया 57,895। इस तरह से हमारे सारे के सारे टोटल रेवेन्यू निकल करके आ गए। 4th ईयर का रेवेन्यू टोटल कितना आएगा? फिक्स कितना है? 289,474 प्लस वेरिएबल कितना है? 72368 प्लस क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट कितना करा? 98683 460,525। ये आ गया अपना 460,525। ऐसे अपना 5th ईयर का फिगर आ गया। ठीक है, कॉस्ट कितनी है साहब? कॉस्ट फॉर फर्स्ट ईयर की 50,000, सेकंड की 1,75,000, थर्ड की 4 लाख, फिफ्थ की 2,75,000, फिफ्थ की 50,000। ये हमारे हमने क्वेश्चन से फिगर उठा लिए। क्वेश्चन में टेबल अपने को डायरेक्टली दी हुई है, ये अपन ने उठा लिया। यानी हमारा ईयर वाइज प्रॉफिट कितना हुआ? फर्स्ट ईयर में कितना हुआ? 57,895 माइनस 50,000, ये आ गया। सेकंड ईयर का प्रॉफिट, थर्ड का प्रॉफिट, फोर्थ का प्रॉफिट, फिफ्थ का प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हो गई? ये हमारी प्रॉफिट परसेंटेज आ गई। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, सॉरी इनटू 100। प्रॉफिट सेल्स 100, सेल्स कौन सी है? ये वाला है ना। देखो टोटल रेवेन्यू क्या होती है? सेल होती है। ये हमारी कॉस्ट सेल माइनस कॉस्ट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज आ गया। सिंपल सी बात। अच्छा लगा क्वेश्चन? बहुत अच्छा लगा ना क्वेश्चन? मुझे तो बहुत अच्छा लगा था क्वेश्चन। ठीक है, आपको भी मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो बेसिकली अपन ने इसमें क्या सीखा? अपन ने इसमें सिर्फ ये सीखा कि हमें क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट करना है। क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट मतलब क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट का मतलब कि आज तक तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमें 1 लाख का वेरिएबल कंसिडरेशन होगा,
जब हमें ये पता चला कि हमें 2,50,000 का वेरिएबल कंसिडरेशन होगा तो हमारे एस्टिमेट्स को अपडेट करेंगे, हम कुछ इंक्रीज़ करेंगे। बस वो इंक्रीज़ का फिगर अपन ने इसमें निकाला है कि आज तक हम इतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके, लेकिन हमें एक्चुअल में कितना करना है, इतना करना है। तो बढ़ाना है कम करना है, बढ़ाना था इस क्वेश्चन में तो कर लिया अपन ने, बढ़ा दिया। इनपुट मेथड से अपन ने ये क्वेश्चन सॉल्व करा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेसिकली क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट का समझ के रखना बस कंसेप्ट अपने दिमाग में कि आज तक हमें कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था एज पर आवर लेटेस्ट एस्टिमेट्स, इतना करना चाहिए था लेस। आज तक हम कितना कर चुके, इतना कर चुके, तो बढ़ा दूँ या कम कर दूँ। इसमें क्वेश्चन में अपने को बढ़ाना था, क्या बढ़ाना था फिगर, 98683 का फिगर बढ़ाना था, अपन ने बढ़ा दिया। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर क्वेश्चन वीडियो अच्छी लगी हो तो। बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, बहुत सारी आने वाली हैं। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा।